सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की 1 मार्च से स्कूलों में नियमित रूप से शुरू होंगी कक्षाएं, शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से राज्यव्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत का किया गया शुभारंभ। और कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत करनाल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया टीकाकरण। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव और अंतरिम जवाबदेही पर नए दिशा निर्देशों का ऐलान किया है। सरकार द्वारा ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार आलोचना और असंतोष के अधिकार का स्वागत करती है, लेकिन सोशल मीडिया के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए मंच का होना बहुत जरूरी है। इंडियंस को आप मजबूत करें, आपका स्वागत है। द गवर्नमेंट वेलकम्स क्रिटिसिज्म एंड द राइट टू डिसेंट. Let me make it very clear. And social media has been used to ask questions too. But it is very important that the users of social media must be given the forum to raise their grievance and resolution against the use, against the abuse and misuse of social media. प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि अब सोशल मीडिया को भी मीडिया की तरह ही नियमों का पालन करना होगा। Clear mechanism for OTT platforms. First, for OTT and digital news media, both will have to disclose their details from where they publish, how they publish, how much is this spread, anything. So that disclosure will come. That is first. Information. We are not mandating a registration. We are seeking information. Then second tier will be self-regulation. On OTT platforms, they will have to have a self-regulation, a body headed by a retired Supreme Court or High Court judge, or otherwise very eminent person. प्रदेश सरकार ने पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए भी 1 मार्च 2021 से स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई शुरू कराने का निर्णय लिया है। स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से 1:30 बजे तक का रहेगा। तीसरी और इससे ऊपर की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए पहले ही स्कूल खोले जा चुके हैं। इस संबंध में सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सभी स्कूलों को तय निर्देशों के पहले की तरह पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि स्कूल में आने से पूर्व अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने संबंधी सहमति पत्र स्कूल में जमा कराना होगा। इसके अलावा जो अभिभावक बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन जारी रखना चाहते हैं, उनके लिए यह सुविधा जारी रहेगी। प्रवक्ता ने बताया कि स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों को स्कूल में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और न ही इस अवधि में किसी विद्यार्थी का स्कूल न आने के कारण नाम काटा जाए। पंचकुला से आज से हरियाणा पुलिस और हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हिफाजत अभियान का आगाज किया गया। इस अवसर पर डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और हिफाजत कार्यक्रम के तहत वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य है प्रदेश में बच्चों के साथ होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं को रोकने और अभिभावकों को बाल अधिकारों के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस अभियान को हरियाणा के सभी जिलों में शुरू किया जाएगा। सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, उसके जो प्रावधान है उसके बारे में जागरूकता पैदा करें। उनको बताएं कि यदि उनके नोटिस में कोई ऐसा अधिकार आता है तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करना उनकी जानकारी है। पुलिस में किस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ विशेषकर महिला पुलिस थानों में उन बच्चों को प्रॉपर काउंसलिंग देने की व्यवस्था की गई है। तो ये सब चीज़ें जागरूकता के, ताकि माँ बाप जागरूक हों
यदि कोई ऐसी घटना बच्चों के साथ होती है तो उसको पुलिस के नोटिस में लाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि ये गाड़ी प्रदेश भर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अभियान से जोड़ने के लिए जाएगी। तो ये इनिशिएटिव लिया है कमीशन ने कि किस तरह से हम लोगों को जागरूक करें, बच्चों को समझाएं, बच्चियों को समझाएं, हमारे समाज में इस बारे में जागृति फैलाएं और उसके अंदर पुलिस की क्या भूमिका है, महिला एवं बाल विकास विभाग की क्या भूमिका है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर आज मंथन करने वाले हैं। आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि ये जो मुद्दा है चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ का, उसके बारे में समाज के विभिन्न वर्गों में जागृति होगी और छोटे छोटे जो लड़के लड़कियां हैं उनको भी ये समझ में आएगा कि गुड टच, बैड टच, गलत चीज़ क्या है, सही चीज़ क्या है, वो सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। करनाल में कोविड-19 वैक्सीनेशन के तहत स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज और फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने वैक्सीन को पूरी तरह सुरक्षित बताते हुए अधिकारियों से आह्वान किया कि वे कार्यालय में आने वाले सभी पंजीकृत लाभार्थियों का टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करें। एसडीएम आयुष सिन्हा ने कहा कि कोविड-19 महामारी का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने लोगों से भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचने और मास्क का प्रयोग करने का आह्वान किया। नहीं बनती तब तक उसका खतरा जो है वो टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग का पालन करना, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना, ये सारी जो प्रिकॉशंस हैं ये आगे भी करते रहे। जितने भी हमारे कोविड वॉरियर्स हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि किसी भी तरीके से डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल सी प्रोसीजर है और किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट या इस तरह की परेशानी वाली बात नहीं है। फिर भी 30 मिनट हम सबको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं और उसमें अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो उनको अटेंड करने के लिए हमारे पास जो स्पेशलिस्ट्स हैं वो मौजूद हैं। मैं जनता को और पब्लिक एट लार्ज को ये बोलना चाहूँगा कि रीज़न हमने ये किया है वो ये है कि ताकि कॉन्फिडेंस आए और लोगों को ये लगे, सभी जनता को, कि इसको लगाने में कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि सबने बताया और हमारी हेल्थ टीम ने बताया है कि इसके पूरे टेस्ट हो चुके हैं और अभी तक कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं। कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। तो मेरी अपील है सभी लोगों से कि आगे आएँ, अपने आप को कोविन प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन उस पर रजिस्टर करें और इसको अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि जल्द से जल्द हम इस महामारी को डिफीट कर पाए एज ए सोसाइटी। टीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जो जनता को फैला रही है कि इससे कोई ये हो जाता वो रहता, कुछ नहीं होता। बहुत अच्छी डोज है। मैंने यहाँ सेकंड डोज लगवाई है, पहली डोज में कुछ भी नहीं हुआ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। कुरुक्षेत्र जिले को किसानों के आधार व लाभ पात्रों की लाभ राशि सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किए जाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्यों के लिए कल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। ये पुरस्कार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के 2 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। हर घर जल योजना ग्रामीण लोगों के लिए वरदान साबित हुई है। कुरुक्षेत्र जिले में जन स्वास्थ्य विभाग ने इस योजना के सही क्रियान्वयन से एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जिले में अब लगभग हर घर नल और हर घर जल पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता अरविंद रोहिला ने बताया कि पानी की सुरक्षा और सभी लोगों को साफ पेयजल उपलब्ध कराना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत जिले में एक सर्वे करवाने के बाद उन सभी घरों तक जल आपूर्ति की गई जिनमें पानी को लेकर समस्याएं थी। योजना के तहत हमारे कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में हमारे विभाग ने जो टारगेट था, जो कि हमें टारगेट 2024 तक पूरा करने का दिया गया था, हम उसको अचीव कर चुके हैं और मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है कि हम इस लक्ष्य को इतनी जल्दी पूरा करने में सक्षम हुए हैं। हर घर नल योजना जो है, इसमें कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का 1,37,000 घरों का हमने सर्वे किया था और उन सर्वे में हमने पाया कि लोगों के घरों में नल तो लगे हुए थे लेकिन वो रेगुलाइज नहीं थे, वो इलीगल कनेक्शन थे। तो विभाग ने उनको सर्वे कराकर उन नलों को, उन जो इलीगल कनेक्शन थे, उनको हमने रेगुलाइज किया है।
लाभार्थियों ने कहा कि हर घर जल योजना से उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें बाहर से पानी लाना पड़ता था, लेकिन अब पानी का कनेक्शन मिलने से उनकी पानी की परेशानी दूर हो गई है। पानी की बहुत ही दिक्कत है, भाई सरकार ने पानी देती है, इसलिए फिर अंदर आ गया पानी वाली दिक्कत थी, वो दूर तले आम थे ठाठा के बाल्टियाँ और यहीं आ गया पानी हमारा। पहले हमारी टुंटी बाहर थी, पहले हमें दिक्कत होती थी पानी लाने की, बरसात में बहुत वजन उठाने में बाल्टी, और अब अंदर हो गई है। पहले बहुत धूप लगती थी, बाहर भी वैसे कपड़े धोते थे, अब अंदर धोते हैं हम कपड़े, अब ठीक कर दिया। गांव में पहले बाहर से पानी लाना पड़ता था, अब गांव में गवर्नमेंट ने अंदर पानी की सुविधा जो की है बहुत अच्छा काम किया है और अब बाहर नहीं जाना पड़ता, घर के अंदर ही पानी मिल रहा है। यह सुविधा बहुत अच्छी है, बहुत पसंद है। पहले हमारे घर टुंटी बाहर थी और बारिश में हमें पानी लाने से दिक्कत आती थी, अब ये सरकार की तरफ से जो हमें स्कीम मिली है और टुंटी अंदर हो गई, और हम हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो घर से कहीं फिर तंग हम कहीं चले जाते थे, उसके बाद उन्हें पानी लाने में तंग थे, लेकिन अब सरकार की जो ये पॉलिसी है इसकी वजह से टुंटी अंदर आ गई और हमें भी हमारे बुजुर्गों में बहुत बहुत फ़ायदा मिला है। इसलिए मैं हरियाणा सरकार और भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। जींद के 65 वर्षीय रामकुमार ने अपने जीवन का लक्ष्य बच्चों को उनकी पढ़ाई में सहयोग देकर उनके जीवन को रोशन करना बना लिया है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने कई गांव और शहरों में पुस्तकालय स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। अब तक वे 5 जगह पुस्तकालय स्थापित करवाकर सैकड़ों बच्चों को अपने सपने साकार करने में सहयोग कर चुके हैं। पहले बच्चों को पुस्तकालय के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता था। रामकुमार उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, परंतु वे केवल 8वीं कक्षा तक की ही पढ़ाई कर सके। पैसों के अभाव में किसी की शिक्षा अधूरी न रहे, इसलिए उन्होंने ऐसे बच्चों का सहयोग करने का निर्णय लिया है। जो हम नहीं पढ़ सके उन बच्चों के लिए हम एक शिक्षा सेंटर बनाएं, शिक्षा संस्था बनाएं। इसी के उद्देश्य से हमने इस संस्था को चलाया ताकि जो हमारी बहन बेटियां हैं जो किसी कारण पढ़ी लिखी नहीं है उनको सिलाई सेंटर का हमने फ्री शिक्षा दी है, और जो पढ़ी लिखी जो हमारी बहन बेटी थी उनको हमने कंप्यूटर शिक्षा दी है। छोटे बच्चों को फ्री ट्यूशन दे रहे हैं 2015 से। पुस्तकालयों में आकर पढ़ाई करने वाले बच्चों ने कहा कि वे कई किताबें काफ़ी महंगी होने के कारण उन्हें खरीदने में परेशानी होती थी। ऐसे में ये पुस्तकालय हमारे लिए मददगार साबित हो रहा है। पहले हम बुक है ना खरीद नहीं पाते थे क्योंकि हमारे घर की थोड़ी आर्थिक स्थिति डाउन है, इसीलिए। लेकिन है नहीं, अब लाइब्रेरी से हमें है ना वो अच्छे से बुक परचेज हो जाती है। गांव में किसी भी कोई ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो इसीलिए हमने ये लाइब्रेरी का अध्ययन किया है कि भाई यहाँ पे बच्चों का अध्ययन हो और उनके भविष्य आगे बढ़े, और इसीलिए हमने ये लाइब्रेरी शुरू की है। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए रामकुमार ने 3 सिलाई कढ़ाई सेंटर भी स्थापित किए हैं, जहां सिलाई सीखकर कई महिलाओं ने अपना स्वरोजगार भी स्थापित कर लिया है। महिलाओं ने बताया कि ये केंद्र हमारे व परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपनी खुद का बिजनेस कर सके, यहाँ से सिलाई सीख के कोई भी बच्चा ऐसा ना जाए जो अपने पैरों पे ना खड़ा हो सके यहाँ, क्योंकि आजकल भी महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए मुकनेक एसोसिएशन सोसाइटी का ये एक खास प्रयास है ताकि महिलाएं अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। हम यहाँ पर बहुत दिनों से सिलाई सीख रहे हैं। हम अपना रोजगार चलाएंगे, वो सिलाई करके कुछ बच्चों को और आगे सिखाएंगे। जैसे हम पैरों पे हो खड़े हो सकें वैसे हमारे बच्चे भी आगे खड़े हो सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कल शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को शिक्षा का एक ऐसा सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए जिसके तहत बच्चों को KG to PG शिक्षा एक ही संस्थान में मुहैया करवाई जा सके। उन्होंने ऐसे 2 विश्वविद्यालय चिन्हित करने को कहा है जहां शुरू में यह सिस्टम लागू किया जा सके। बैठक के दौरान बताया गया कि नई शिक्षा नीति में वर्ष 2030 से अध्यापक के पास BA BEd इंटीग्रेटेड होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले साल से इस योजना पर काम शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि विदेशों में ड्राइवर, नर्स और टीचर जैसे पेशेवरों की अच्छी मांग है। ऐसे में इंटीग्रेटेड BEd के साथ फॉरेन सर्विस जोड़कर एक नई परिकल्पना की जा सकती है ताकि विदेशों में मांग के अनुरूप
अनुरूप मैन पावर की सप्लाई की जा सके। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे आने वाली गेहूं, सरसों व चना की फसल की खरीद की तैयारी समय रहते आरंभ कर दें ताकि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। वे कल हैफेड के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए कि हैफेड के गोदामों में CCTV कैमरे भी लगवाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने का समय रहते उपाय किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे हैफेड द्वारा स्थापित रिटेल सेंटरों पर उपभोक्ताओं की ज़रूरतों के अनुरूप खाद्य सामग्री भी उपलब्ध करवाने के प्रावधान कर सकें। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जारी किए नए दिशा निर्देश। पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों की 1 मार्च से स्कूलों में नियमित रूप से शुरू होंगी कक्षाएं। शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश। बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस के सहयोग से राज्यव्यापी सामाजिक जागरूकता अभियान हिफाजत का किया गया शुभारंभ। और कोविड-19 वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत करनाल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और स्वास्थ्य कर्मियों का किया गया टीकाकरण। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।